Hi, I once again welcome you to part B of the series of our video on cash credit, other important aspects. So in the previous video, we have covered up till stock statement. I mean, we have to start the stock statement. So from this video, we'll start from the stock statement series. So thank you, Ghanekar sir, once again for coming to Yes. this video. So shall we start immediately? Yes. Okay, so now I am sharing the screen for our viewers. Sir, stock statement. Yes. Now regarding stock statement, already in the first episode I have told that this manual maintenance of stock statement register is very important. आपने stock statement का register manual maintain करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप manual register maintain करते हो तो आप वो उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसमें पेज पेज ये करके पेज स्क्रॉल करके आप किसका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया है देख सकते हो, और फिर बोरोवर को फोन करके स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो उसके पास से। दूसरी बात है, उसमें इंश्योरेंस का या विजिट डिटेल्स, ये सारी चीजें उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो स्टॉक स्टेटमेंट में। और इसमें क्या है कि एक इम्पोर्टेंट, ऊपर भी मैंने पहले ही बोला था कि स्टॉक में एज पर आरबीआई रूल्स एक बार स्टॉक स्टेटमेंट आया तो फिर 90 डेज के लिए आपको, जनवरी में स्टेटमेंट आया तो 90 डेज के लिए उसका डीपी आपको अवेलेबल होता है। और स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये एक उसमें कंप्लेंट प्रोन एरिया है ये, क्योंकि हमने अगर टाइम पे 10 तारीख से पहले स्टॉक स्टेटमेंट आया है और हमने पंच नहीं किया तो बोरोवर अन्य से ही उसमें पेनलाइज होता है। 10 तारीख का या 9 तारीख का स्टेटमेंट आया, हमने 11 तारीख को अगर सीबीएस में पंच किया तो फिर उसको अननेसेसरी 1% पेनल इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और वो कंप्लेंट का ये होता है रिव्यू रिन्यूअल पॉइंट, और ये स्टॉक स्टेटमेंट, ये दोनों में ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट आते हैं कि अननेसेसरी बोरोवर को पेनल इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टॉक स्टेटमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट। सर एक चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, स्टॉक जो हमारी ड्राइंग पावर है वो बेसिकली स्टॉक स्टेटमेंट से डिराइव होती है, राइट? यस यस यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विजिट रिपोर्ट। विजिट रिपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजिट रिपोर्ट में हमने उसका एक तो बिजनेस प्लेस और उसका जो रेसिडेंस है वो रेसिडेंस की भी विजिट हमने करनी चाहिए। रेसिडेंस की विजिट करने से हमें ये घर में भी पता हो जाता है कि ये बैंक से लोन ले रहे हैं, और ये जरूरी रहता है कि घर के सारे मेंबर्स को भी वो पता होना चाहिए। वो बैंक फिर बाद में फॉलो अप करने के लिए भी हम जाते हैं तो वी कैन टेल कि आपको तो मालूम था कि इधर से लोन ले रहे हैं करके। दूसरी बात यह है कि बिजनेस प्लेस में भी डिटेल हम विजिट करना चाहिए। और इसमें और एक पॉइंट ऐसा है कि बहुत बार बोलते हैं कि ये होता है कि वेदर वी शुड इन्फॉर्म द बोरोवर प्रायर इंटीमेशन के साथ जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, या फिर एकदम सरप्राइज विजिट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बोरोवर के साथ टाइप करके ही हम जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि फिर हमें डिटेल में उसके साथ बात कर सकते हैं हम एक तो, और उसके यहाँ जो काम चल रहा है वो भी देख सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के साथ भी बात कर सकते हैं उसके। और दूसरी बात है कि जब विजिट पे हम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस पूछ के उसको ज्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। फिर वो हम थोड़ा उसको प्रेज भी करते हैं जाते जाते, तो फिर वो अपने आप खुल के बात करेगा, और बहुत सारी चीजें जो हमारे बाद में काम आ सकती है या हम इनपुट हमें उसके पास से मिल सकते हैं, इसलिए हम उसको बोलने के लिए ज्यादा ये करना चाहिए। और एक है कि विजिट रिपोर्ट में अप टू 5 करोड़ जो है वो ब्रांच मैनेजर ने विजिट रिपोर्ट करना होता है, और अबो 5 करोड़ जो है वो सीपीसी इंचार्ज या फिर जोनल ऑफिस के सैंक्शनिंग पावर है तो जोनल ऑफिस ऑफिशियल्स विल विजिट। तो ये चीजें विजिट रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट है। और कुछ है राहुल जी? यस सर, सो बेसिकली सर आपका ये कहना है कि जो हमें विजिट करनी चाहिए वो बोरोवर को पहले से इन्फॉर्म करके करनी चाहिए, और अगर हाँ और अगर हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट में कुछ कमियां हैं या कुछ डाउट आ रही है हमें, देन इन दैट केस वी हैव टू डू सरप्राइज विजिट। यस यस। अभी नॉर्मली आजकल क्या है कि स्ट्रेस में अकाउंट आता है, समझो एसएमएस 1 में 2 में आ गया, तो फिर इन दैट केस वी शुड हैव सरप्राइज विजिट। ओके ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट इज सर इंश्योरेंस।
हाँ, नेक्स्ट का पॉइंट है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में कैसा है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के, हम अभी सीसी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि प्राइमरी सिक्योरिटी का इंश्योरेंस होता है, हम करते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जो कोलेटरल है, मीन्स कोलेटरल सिक्योरिटी रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स जो फ्लैट है या फिर हाउस प्रॉपर्टी दूसरा कोई है, बैंगलो है, तो उसका इंश्योरेंस करना रह जाता है। तो ये इंश्योरेंस करना भी जरूरी है उसमें। और एक इम्पोर्टेंट है कि वो इंश्योरेंस में बैंक क्लॉज होना चाहिए, तो वो रह जाता है बहुत सारे केसेस में। इंश्योरेंस तो होता है लेकिन उसमें बैंक क्लॉज नहीं रहता है, तो बैंक के लिए वो बैंक क्लॉज, उसमें फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं उसको, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरी बात है कि व्हीकल लोन्स में क्या होता है नॉर्मली, कि जब व्हीकल लोन हम देते हैं तो वो नॉर्मली जो डीलर रहता है उसके पास जो इंश्योरेंस कंपनी रहता है उसका इंश्योरेंस रहता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर वी शुड फॉलो अप विद द बोरोवर कि उसका इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लेना चाहिए हमने, और हमने फॉलो अप करके उसका इंश्योरेंस करवाना चाहिए टाइम पे, या फिर बोरोवर ने खुद किया है तो हर बार उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके अपने रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। ठीक है सर, अगर because of some reason, if the officials have not done the insurance of a particular asset, maybe primary or collateral, whatever the case may be, would it attract accountability? यस यस, इट विल अट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेट का इंश्योरेंस नहीं हुआ तो बैंक विल बी पुट टू लॉस, और कोई भी रीजन है जिसमें बैंक इज पुट टू लॉस तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी आएगा ही। तो इंश्योरेंस इज वेरी मच, इसलिए ये। और एक है, जैसे हमने स्टॉक स्टेटमेंट का रजिस्टर लिखा है वैसे ही इंश्योरेंस का भी रजिस्टर होना चाहिए। तो एक बार आपने वो आदत डाली कि 12 महीने के लिए इंश्योरेंस होगा, तो अगले टाइम आपको भी इंश्योरेंस करते वक्त इजी हो जाएगा कि हर साल रिन्यूअल होता है तो आपके पास यू हैव द रेडी इंफॉर्मेशन विथ यू, ड्यू डेट डायरी अगर मेंटेन की हमने तो। ओके ओके ओके। Next is the verification of existing charges with ROC, sub-registrar and RTO, etc. यस, ये जो है, जो एग्जिस्टिंग चार्जेस में जो हमारे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स रहते हैं तो उसमें लास्ट टाइम तक जो हमने जितना फाइनेंस किया है, पर्टिकुलरली दिस इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि उसमें कंपनीज में क्या रहता है कि दे में चेंज द डायरेक्टर्स, कोई डायरेक्टर रिजाइन करेगा, कोई नया ज्वाइन करेगा, विदाउट उनको कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं रहता है कि उसने आप पहले बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अब हमारे सैंक्शन में तो कंडीशन रहता है, लेकिन अगर बैंक को चीट करना है, ये करना है, तो वो कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो डायरेक्टर चेंज करेंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक। इसलिए जब आप सीसी का रिन्यूअल करोगे कंपनीज के अकाउंट्स में तो आरओसी सर्च लेना जरूरी है। आरओसी सर्च के लिए जो कंपनी सेक्रेटरीज है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज या 1500 रुपीज चार्ज करते हैं, बट उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है ऑलवेज हमारे पास रहता है। दूसरी बात है कि सब रजिस्ट्रार के पास जो है अभी जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज रहते हैं उसमें जो चार्ज रहता है वो नॉर्मली जब हम सर्च रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें आ जाता है। और ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन जो महाराष्ट्र में करते हैं उसका रसीद हमारे पास आ जाता है, लेकिन एक बार हमने अपने रिकॉर्ड पे है क्या नहीं ये वेरीफाई करना चाहिए। जो व्हीकल के लिए उसमें भी आरटीओ का चार्ज का जो हमारे पास कॉपी है क्या नहीं, चार्ज नोटेड आरटीओ का जो सर्टिफिकेट रहता है वो कॉपी, उसका जेरोक्स हमारे पास रहना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। And all these charges can be debited to the borrower's account. यस यस, क्योंकि जो लोन के इसके लिए, लोन सिक्योर करने के लिए, जो रिकवरी करने के लिए जो रहते हैं वो वी कैन वेरी वेरी वेल डेबिट टू द बोरोवर्स अकाउंट। Okay, sir. Okay. यस। Next is, sir, valuation of the property to be mortgage. हाँ, ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज जो रहता है, क्योंकि उसमें एक तो वैल्यूएशन का हमारा जो लेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से कितना वैल्यूएशन है, कितना हमने कोलैटरल सिक्योरिटी लिया है, इससे वो बहुत मैटर करता है। इसलिए वो वैल्यूएशन हमारे पैनल वैल्यूअर से करवाना जरूरी है। और उसका पैनल वैल्यूअर का भी कभी क्या रहता है कि हमें मालूम रहता है कि वो पैनल वैल्यूअर पे है, लेकिन उसका रिन्यूअल भी है क्या नहीं वो भी हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम देखना चाहिए। जो कुछ वो रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके साथ उसका एक जेरोक्स कॉपी उसने लगाना चाहिए कि स्टिल अभी जो है वो उसका लाइव है जो पैनल में उसको, क्योंकि पहले क्या था कि 2 साल का था, अभी तो नए रूल के हिसाब से एक बार दिया तो 5 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन वो हमारे उसके साथ आना चाहिए हर एक इसमें साथ कि ही इज राइट नाउ ऑन टुडेज डेट ही इज ऑन द पैनल।
दूसरी बात है कि अगर फॉर लोन्स अबव 5 crores दो पैनल वैल्यूअर से इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन लेना चाहिए और उसमें से जो लोएस्ट रहेगा दैट इज एक्सेप्टेड इन द प्रपोजल। तीसरी बात है कि जब प्रॉपर्टी 30 साल से ज्यादा रहती है तो एज पर बैंक्स गाइडलाइंस और एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑल्सो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमें लेना पड़ता है। तो नॉर्मली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेरे ये रहता है कि सीसी के लिए तो हमारा 1 साल का फाइनेंस रहता है, तो उसमें टर्म लोन अगर रहता है तो टर्म लोन में ये हो कि उसका जो रिपेमेंट पीरियड रहेगा उससे ज्यादा उसका लाइफ रिमेनिंग लाइफ होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट है। और जो जो कुछ वो वैल्यूअर सबमिट करेगा इट शुड बी प्रॉपरली साइंड बाय हिम एंड अंडर हिज सील एंड सिग्नेचर, ये होना चाहिए उसका। तो फिर उसमें क्योंकि अभी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में भी ये होता है कि जो वैल्यूअर है या सर्च रिपोर्ट में एडवोकेट्स है दे कम अंडर थर्ड पार्टी एंटिटीज अंडर द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कुछ गलत किया तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आवर ऑफिसर्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट। ओके सर, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमें डेट का भी इम्पोर्टेंस देखना चाहिए। हाँ, डेट का इम्पोर्टेंस मीन्स अब हमारा जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आता है ना उसमें वही है कि हमें हमें क्या होता है ना कि एक तो वो एक्चुअल उधर गया है कि नहीं, डेट तो इम्पोर्टेंट है ही। और फिर उसके लिए हमें फोटोग्राफ्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर उसका विजिट का डेट जो है, डेट मीन्स क्या है उसमें मेनली कि जो विजिट उसने किया है तो वो भी हमने देखना चाहिए कि वो विजिट का डेट उसमें डालना चाहिए उसने कि किस दिन वो उधर गया। और फिर अगर फोटोग्राफ्स रहते हैं तो इट इज मोर ये अच्छा रहता है कि लेटेस्ट फोटोग्राफ हमारे भी रिकॉर्ड पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी के। Okay, okay. And one more thing, sir, you said valuation is valid for 5 years, but मुझे ऐसा लगता है कि valuation Valuation is not valid for 5 years. I said that the panel valuer एक बार अपॉइंट किया तो पैनल वैल्यूअर इज वैलिड फॉर 5 years एंड वैल्यूएशन इट इज वैलिड फॉर 3 years। right, right. Okay, thank you. ये भी आपने अच्छा पॉइंट निकाला कि सीसी रिविजन करते वक्त ये भी हमें देखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन हमारे रिकॉर्ड पे है वेदर इट इज मोर देन 3 years, अगर मोर देन 3 years है तो हमें फ्रेश वैल्यूएशन लेना चाहिए इस उस केसेस में। क्योंकि क्या होता है मेनली इसका रीजन ये है कि पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एनपीए अकाउंट्स अगर 3 साल से ऊपर का वैल्यूएशन है तो ऑडिटर उसका वैल्यू 0 पकड़ते हैं और फिर अननेसेसरी हमारा प्रोविजनिंग बढ़ता है। इसलिए ये लेटेस्ट वैल्यूएशन लेना जरूरी है। Okay, okay. इसके बाद है इंस्पेक्शन ऑडिट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन ऑडिट कमेंट्स। तो इंस्पेक्शन में कैसे होता है कि एक तो हमारा इंटरनल इंस्पेक्शन रहता है या फिर ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट रहता है, स्टॉक ऑडिट रहता है, क्रेडिट ऑडिट है, कॉम्प्लायंस ऑडिट है। तो इन सब में जो सीरियस कमेंट्स है, सीरियस इरेगुलरिटीज है वही आप उसमें डालो और उसका क्या रेक्टिफिकेशन आपने किया है वो डाल दो। हर सारे छोटे मोटे सब कमेंट डालने की जरूरत नहीं होती है उसमें, जो एकदम नॉर्मल रहते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लिखा नहीं है फिर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड करके लिखते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। मेजर कमेंट्स अगर कुछ है मींस पर्टिकुलरली कि प्रॉपर्टी में कुछ उसने निकाला है कि प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्गेजेबल या फिर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल टाइटल डीड्स आर नॉट ऑन रिकॉर्ड, इस तरह के अगर कमेंट्स है ना तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या है वो उसमें लिखना चाहिए। Okay. राहुल जी ये सर्च रिपोर्ट वाला आगे है या ये छूट गया? Sorry, sir. सर्च रिपोर्ट का हमने कुछ बोला नहीं इसमें ना? हाँ, सर्च रिपोर्ट नहीं बोला सर, आप बता दीजिए सर सर्च रिपोर्ट के बारे में। हाँ मैं बता देता हूँ, ये जो है ना सर्च रिपोर्ट का मिस हो रहा है। तो सर्च रिपोर्ट में क्या है, सर्च रिपोर्ट क्यों लेते हैं, तो ये बेसिकली इट इज कि हम कंफर्म करते हैं कि जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वेदर इट इज मॉर्गेजेबल एंड द टाइटल विल बी पास्ड ऑन टू आवर बोरोवर। ये इसमें कि या फिर अगर कोलेटरल लेते हैं तो उसमें उसका अभी उसका उस टाइटल क्लियर है क्या नहीं, इसके लिए हम बेसिकली लेते हैं। तो उसमें यह है कि उसमें वो कंडीशनल नहीं रहना चाहिए कि ये किया तो फिर वो टाइटल क्लियर हो जाएगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कंडीशनल उसका नहीं, उसका एकदम क्लियर कट सर्टिफिकेट आना चाहिए कि द टाइटल इज क्लियर एंड इट इज मॉर्गेजेबल एंड बैंक विल बी एबल टू सेल द प्रॉपर्टी इन अगर जरूरत पड़े तो। एंड इट इज मॉर्गेजेबल, ये मेन नहीं है मॉर्गेजेबिलिटी एसेस करने के लिए। और वो भी जैसे वैल्यूएशन में बोला वैसे ही ये सर्च रिपोर्ट का भी थर्ड पार्टी एंटिटी में एडवोकेट्स आते हैं
तो इसलिए अभी उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। सर सर्च रिपोर्ट मिनिमम कितने साल का निकालना चाहिए? 30 years सर्च रिपोर्ट शुड बी फॉर 30 years नॉर्मली। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑडिट एडवोकेट भी थोड़ा ये करते हैं, क्योंकि 30 साल का निकालने के लिए थोड़ी फीस ज्यादा पड़ती है। फिर पहले वाला वो देखते हैं कि पहले वाला सर्च रिपोर्ट है, फिर हमने 4 साल 5 साल का ही निकाला, तो ये नहीं चलता है। वेनेवर जो वो जब हम सर्च रिपोर्ट मांगेंगे तो इट शुड बी मिनिमम फॉर 30 years। Okay. And sir, I would like to share a small experience. When I was in the branch, so जब भी हम वो search report देखते हैं, whenever they give us the search report, well, so search report में सबसे important है कि we need to check that receipt of 750 rupees generally in Maharashtra. yes that is important। Whether क्योंकि वो it gives us a उसी proof. से एक्चुअल पता चलता है कि उसने he has actually checked the records or not। Exactly. So VS, please note that वो 750 रुपए की receipt you have to ensure that it is placed on that record with that report, search report. Yes, correct, absolutely correct। Okay, next sir is about deviation with respect to lending norms. हाँ, तो डेविएशन जो है नॉर्मली बहुत कुछ बार रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन रहता है, क्योंकि पुराने कस्टमर्स रहते हैं, दे आर डिमांडिंग। तो ये जो है तो वो भी डेविएशन में आएगा कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हम ब्रांच लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको कंसेशन चाहिए तो इट विल गो टू नॉर्मली अप टू 0.5% जो है वो जोनल ऑफिस के पावर में रहता है। उसके आगे है तो सीएससी के पास जाएगा या मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएगा, या फिर चेंज इन सिक्योरिटी का रहता है वो जेडएलसीसी के पास आएगा। इस तरह से जो अलग अलग डिविएशन रहते हैं, या फिर मार्जिन का एक रहता है डिविएशन, नॉर्मली बैंक गारंटी में नॉन फंड में मार्जिन का रहता है, तो वो भी मार्जिन का जो है वो जोनल ऑफिस के पास भी नहीं रहता है, नॉर्मली एचओ को जाता है। तो इस तरह के डेविएशंस के जो है वो उस अथॉरिटी को भेजने चाहिए विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। Okay. Next is sir powers of officiating branch managers. हाँ, पावर्स ऑफ ऑफिशिएटिंग ब्रांच मैनेजर्स में अभी जो पावर्स का जो लर्निंग पावर्स का जो एक सर्कुलर निकला है उसमें बहुत क्लैरिटी है कि समझो अभी चीफ मैनेजर का ब्रांच है और उसमें स्केल 3 ऑफिसर ऑफिशिएटिंग कर रहा है, तो स्केल 3 ऑफिसर विल कैन ऑफिशिएट बट ही विल यूटिलाइज द पावर्स ओनली ऑफ द स्केल 3 ऑफिसर। वो चीफ मैनेजर का पावर्स यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। वैसे ही अगर चीफ मैनेजर के ब्रांच में कोई स्केल 2 का ऑफिशिएटिंग कर रहा है तो ही विल यूज द पावर्स ऑफ स्केल 2 अप टू स्केल 2 ओनली। above scale 2 he should send the proposals to either CPC or zonal office as the case may be for sanction। ठीक है। और इसमें अभी पहले ऐसे था कि ऑफिशिएटिंग में 2 नॉच मींस अभी समझो सीएम है तो ओनली स्केल 3 कैन ऑफिशिएट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इन सीएम ब्रांच आल्सो स्केल 1 आल्सो कैन ऑफिशिएट, बट उसको ऑफिशियली जोनल ऑफिस ने लेटर देना चाहिए कि यू आर द ऑफिशिएटिंग ब्रांच मैनेजर करके। Okay. Next is a brief description of the note. हाँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि जो नोट में इधर उधर जो कवर हो गया है वही फिर से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आता है, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में एक तो जो उसके जो समझो डायरेक्टर्स है या पार्टनर्स है तो उनके पर्सनल कुछ उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या कुछ उसके स्पेशल कुछ अचीवमेंट्स है, या फिर कंपनी के कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर या लास्ट 1 to 5 years। कभी कभी कुछ अवार्ड्स मिले हुए रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सब उसमें कवर होना चाहिए। दूसरी बात है कि नॉर्मली ऑर्डर्स ऑन हैंड वगैरह जो रहते हैं वो भी उसमें डिटेल में हम बोल सकते हैं कि उनके पास अभी ये नए प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसका जो आगे पॉजिटिवली हम प्रपोजल के लिए क्यों देखेंगे। तो ये सारा जो पॉजिटिविटी है उसमें कि हम व्हाई वी आर कंसीडरिंग द प्रपोजल वो आना चाहिए उसमें। नॉर्मली मैंने देखा है कि एक्चुअल काम करते वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस है, सीसी रिव्यूअल के प्रपोजल आते हैं उसमें क्या होता है कि लास्ट ईयर वाला सॉफ्ट कॉपी रहता है, वही सॉफ्ट कॉपी आगे लिया जाता है और वही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 5 साल पुराना डिस्क्रिप्शन ही उधर वैसे ही रहता है, तो वो कोई चेंज नहीं करता है। तो इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कभी कभी कि अननेसेसरी कुछ गलत इंफॉर्मेशन ऑडिटर के हाथ में लग जाती है कि जो डिलीट होनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर वो पॉइंट डालते हैं और फिर
उसमें एक चार्ज ऐसे आ जाता है कि यू हैव प्रिपेयर दिस नोट विदाउट मींस एकदम कैजुअल इन अ कैजुअल मैनर, क्योंकि यू आर नॉट रीडिंग योर ओन नोट। ये चार्ज इवन स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में भी आ सकता है कि Okay. आप 2020 में नोट कर रहे हो और उसमें बीच में कहीं तो पिछले साल का ही जिक्र रहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कि 17-18 का मेरा सेल्स का ये इतना था, उसमें डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ना चाहिए उसमें, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वाला जो है ना वो बहुत डेंजर है। इसलिए पुराना नोट यूज करो, लेकिन वो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वाला है वो पढ़ के फिर फाइनल करो आपका नोट। Okay. Okay. Next is, sir, preparing sanction letter and taking acceptance from the borrower. हाँ यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सैंक्शन लेटर प्रिपेयर करते समय उसमें सारे जो कंडीशंस है वो कवर होने चाहिए। मींस मेनली क्या है कि कभी कभी गलती से ऐसे हो जाता है कि आपका सिक्योरिटी डालना उसमें रह गया या कोलैटरल सिक्योरिटी डालना रह गया, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं सैंक्शन लेटर प्रिपेयर करते समय, वो देखना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम उसको लेटर देंगे, एक्सेप्टेंस लेंगे, तो इट शुड बी टेकन फॉर, अगर कंपनी है तो कंपनी का अंडर सील एंड सिग्नेचर रहेगा। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ वो जो गारंटर्स है, जो उसके कंपनी के गारंटर्स रहते हैं, तो ऑल बोरोवर्स एंड ऑल गारंटर्स शुड साइन एट द एक्सेप्टेंस। गारंटर्स का भी एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है उसके ऊपर सैंक्शन लेटर में। और कुछ राहुल जी उसमें बचता है सैंक्शन लेटर में? No, sir. I think with this we end the important points that we need to what they, one minute राहुल जी, Hmm. 1 minute राहुल जी। I just want to add one more very important thing कि जब मैं काम कर रहा हूँ जोनल ऑफिस में, या पर्टिकुलरली जोनल ऑफिस में काम करते समय मैंने बहुत इसमें मैं प्री डिसबर्समेंट अप्रूवल भी कर रहा था और लोन नोटिंग पर्टिकुलरली आई वाज लुकिंग आफ्टर। तो उसमें मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोन नोटिंग भेजने में बहुत देर हो जाती है। तो देर होने का रीजन ये है कि पीपल आर डिसबर्सिंग द लोन। अभी हमारे यहाँ कैंपेन होते हैं, तो कैंपेन में लोग कैंपेन में टारगेट पूरे करने के लिए लोन डिसबर्स करते जाते हैं ओनली बाय प्रिपेयरिंग सैंक्शन लेटर्स, एंड नोट उसके बनते नहीं है। तो नोट बाद में बनते हैं। जब बाद में नोट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो ध्यान में आता है कि अरे हम डिसबर्समेंट करते समय कुछ कुछ पॉइंट्स ये हमारे मिस हो गए, और फिर उसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस होते हैं और फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए मेरा एकदम इसमें एकदम स्ट्रांगली मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबको, सब ऑफिसर्स को, कि प्लीज डोंट डिसबर्स द लोन्स विदाउट प्रिपेयरिंग सैंक्शन नोट्स, क्योंकि वो हमारे लिए वो प्रैक्टिस ही टोटली गलत है। क्योंकि वो इट इज नॉट गुड फॉर आवर ओन सेक कि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इट इज नॉर्मली अनरेक्टिफाइबल, क्योंकि हम लोन डिसबर्स किया होता है, फिर बोरोवर मानेगा भी नहीं, कुछ कुछ मेजर अगर मिस हो गया तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी हालत में विदाउट प्रिपेयरिंग द नोट यू डोंट डिसबर्स। Note on proposal. Note on proposal, it must be prepared first, and then only from the based on the note only the sanction letter should be prepared, and then only, and it should be signed as per, अभी तो ब्रांच मैनेजर में तो ब्रांच मैनेजर को ही पावर्स है, तो it should be properly signed by branch manager, and then only the loan should be disbursed. Okay. 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 So I think with this point, we are concluding this series of cash credit renewal of other important aspects. Thank you, Ghanikar, so much for Ghanikar sir for covering all these important points for our viewers. I hope that they will take advantage of all these in their day-to-day working, and they will get benefit from this. In our next video, hopefully we'll come out with doubtful sessions related to this topic. So those who are having doubts related to cash credit renewal, whatever doubts they are having, they may post it on the comment box, and then we'll take those doubts individually one by one, so that all our concepts gets cleared. Again, I would again request you, if you like our initiative, then kindly do share this video in your other groups. Please do subscribe to the channel, and take good care of yourself. Keep learning, and this video was made only from educational perspective, just to share the knowledge, and so that everyone gets benefited. Thank you, sir. Thank you so much for sparing your valuable time. Okay, Rahul ji.
So with this, I am ending this video, sir. Thank you and take care, sir. Yes, thank you.